RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल। मौर्य काल में दोस्तों हम लोगों ने अशोक को पढ़ लिया था। अब अशोक के उत्तराधिकारी देखना है, तो आइए मित्रों अशोक के उत्तराधिकारी देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से एक एक दो सवाल आ जाते हैं। चलिए मित्रों, अशोक के उत्तराधिकारियों में एक महत्वपूर्ण नाम है कुणाल। क्या नाम है? कुणाल। इसको मित्रों पढ़ना है। अशोक के महत्वपूर्ण उत्तराधिकारियों में एक नाम कुणाल आता है, जो अशोक के बाद गद्दी को संभालता है। फिर है दशरथ। दशरथ है। फिर है संप्रति। संप्रति बहुत बढ़िया नाम है, ये मित्रों कई बार पूछा गया है। तो दशरथ हो गया, संप्रत हो गया और बृहद्रथ। अगला है बृहद्रथ है। मित्रों इसमें आपको दशरथ और बृहद्रथ इन दोनों को बिल्कुल कंटेस्ट कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मित्रों कुणाल के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, तो इसको हम साइलेंट कर दे रहे हैं। दशरथ के बारे में आइए देख लेते हैं, जानते हैं कि इसने क्या क्या किया था। तो उसके उत्तराधिकारियों में दशरथ की बात करें मित्रों, तो इसने नागार्जुन की पहाड़ियों पर कुछ गुफाएं बनाई थी। नागार्जुन की पहाड़ी पर नागार्जुन की पहाड़ी को कटवा के पहाड़ी पर गुफाएं बनवाई थी। वो गुफाएं कौन कौन सी हैं, इनका नाम जानना मित्रों बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं कौन कौन नाम है। तो एक गुफा थी गोपी। दूसरी गुफा क्या थी? लोमस। फिर बहिष्का। गोपी, लोमस, बहिष्का और बर्थिका। मित्रों ये चार नाम हैं। नागार्जुन की पहाड़ियों में काट के बनाया गया। नागार्जुन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं मित्रों? तो ये बिहार में हैं। बराबर की पहाड़ियों की बात करें तो अशोक बनवाता है। बराबर की पहाड़ियाँ कौन बनाता है? बराबर की पहाड़ियाँ अशोक। बराबर की पहाड़ियों को कटवा के अशोक 3 गुफाएं बनवाता है। तो 3 गुफाएं बनवाता है, मैं पीछे बता चुका हूँ, आप मित्रों नोट कर लेंगे, देख लेंगे। कुणाल और क्या महत्वपूर्ण है मित्रों, ये बौद्ध धर्म को मानने वाला है। कौन? दशरथ। ये बौद्ध धर्म को मानने वाला है। बौद्ध धर्म को मानने वाला है। एक पॉइंट ये, बौद्ध धर्म को मानने वाला है कौन? दशरथ। नोट कर लेंगे मित्रों। दशरथ ऐसा व्यक्ति है जिसने देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। 2 व्यक्ति मिल गए, एक तो अशोक और ऊपर से ये दशरथ। इन दोनों व्यक्तियों ने देवा नाम प्रिय उपाधि धारण की थी। इससे पता चलता है कि ये बौद्ध धर्म को मानने वाला है। लेकिन देवी देवताओं की आस्था भी इसकी बरकरार है, जिस तरीके से अशोक की बरकरार थी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध होते हुए भी इसने धर्म सहिष्णुता का परिचय दिया और अन्य धर्मों को भी इसने संरक्षण दिया होगा या उनके विकास के लिए कोई ना कोई काम किया होगा। इसलिए देवा नाम प्रिय की उपाधि इसने धारण की। ये मित्रों नोट कर लेंगे। संप्रति की बात कर लें तो ये जैन धर्म का अनुयायी है। किसका? जैन धर्म का अनुयायी है। बस इतने आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो संप्रति जैन धर्म का अनुयायी है। बृहद्रथ की बात करें तो ये मौर्य वंश का अंतिम शासक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बृहद्रथ की मित्रों शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी। बृहद्रथ की पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की थी। बृहद्रथ की पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। एक ये पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नोट कर लेंगे मित्रों। तो यदि हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार
मित्रों ये आजीवक धर्म का अनुयायी था, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और आपका दशरथ भी बौद्ध धर्म का है, और संप्रति जैन धर्म का अनुयायी है। मित्रों ये पूछा जा सकता है कौन किस धर्म का अनुयायी है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके उत्तराधिकारियों में। आगे मैं चर्चा करता हूँ मौर्य काल का प्रशासन। मौर्य काल का प्रशासन, इस पर चर्चा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों, ये पूछे जाते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं, 20 मिनट का वीडियो रहेगा मित्रों। मौर्य काल का प्रशासन, मौर्य काल का प्रशासन, आइए देख लेता हूँ प्रशासन में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आइए देखता हूँ। तो इसमें सबसे पहले हमने स्रोत को पढ़ा था, तो स्रोत देख लेते हैं मौर्य काल के बारे में। तो वही अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र, दूसरी कौन है, इंडिका। अर्थशास्त्र और इंडिका ये स्रोतों में से 2 पुस्तकें हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद क्या स्रोत में और कौन कौन से हैं मित्रों, तो अभिलेख भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, अभिलेख भी महत्वपूर्ण है। और क्या महत्वपूर्ण है, तो रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख आज से देख लेंगे, संस्कृत में है। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। मित्रों बात करें, ये संस्कृत में है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, चंपू शैली में लिखा हुआ है, और ये गुजरात में है। बाकी इसके बारे में विस्तार से हमने बताया है, तो पीछे वीडियो में आप सर्च करके देख लेंगे मित्रों। तो इतने स्रोत हैं मौर्य प्रशासन के बारे में जानने के। संरचना की बात करता हूँ, संरचना मौर्य प्रशासन का कैसे चला, क्या संरचना थी, कौन कौन अधिकारी थे, इन पर यदि हम बात करेंगे तो आइए देखते हैं क्या क्या बात करना है। इन पर यदि हम बात करें तो पहले केंद्र होगा। केंद्र के नीचे क्या रहेगा, तो केंद्र के नीचे प्रांत होगा। ये मित्रों लाइन से आप याद कर लेंगे। केंद्र के प्रांत, मंडल होगा, इसके नीचे मंडल होगा, फिर इसके नीचे स्थानीय होगा, स्थानीय हो गया, केंद्र हो गया, प्रांत हो गया, मंडल हो गया, स्थानीय हो गया, द्रोणमुख हो गया, द्रोणमुख हो गया, ये भी नोट कर लेंगे। द्रोणमुख के नीचे क्या होगा, सार्वटिक हो गया, सार्वटिक होगा। सार्वटिक के नीचे क्या होगा, तो संग्रहण होगा, क्या होगा, संग्रहण, और इसके नीचे क्या होगा, तो ग्राम होगा। मित्रों दिख रहा होगा, हल्का सा आपको दिख रहा होगा, नोट कर लेंगे, ग्राम होगा। तो केंद्र के नीचे प्रांत के नीचे मंडल के नीचे स्थानीय के नीचे द्रोणमुख के नीचे सार्वटिक के नीचे संग्रहण के नीचे ग्राम है। सबसे छोटी इकाई मौर्य प्रशासन की ग्राम थी, सबसे बड़ी इकाई केंद्र थी। ये आप नोट कर लेंगे मित्रों, बहुत पूछे जाते हैं। पहले हम जन पढ़ाए, फिर जनपद पढ़ाए, ग्राम तब भी छोटा था। तो मित्रों ग्राम की यदि बात करें तो आज की डेट में ग्राम छोटा है, तब तो कुल थे, वंश थे, जन थे, जनपद थे, वो पहले छोड़ चुके हैं और आपको पढ़ा चुके हैं। केंद्र की यदि हम बात कर लेते हैं मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र में कौन कौन लोग थे ये पूछा जाता है। तो केंद्र का प्रमुख कौन था, राजा, इसको पढ़ना है। फिर कौन था, इसके नीचे युवराज, केंद्र में राजा हुआ करता था, राजा के बाद युवराज हुआ करता था। मंत्रिणा हुआ करती थी, मंत्रिपरिषद को बोलते हैं मंत्रीगण, मंत्रिणा हुआ करती थी, मंत्रि परिषद हुआ करती थी, नोट कर लेंगे मित्रों। मंत्रिणा, मंत्रि परिषद, नौकरशाही हुआ करती थी, नौकरशाही ये बहुत महत्वपूर्ण है, कभी टाइम मिला तो मैं पढ़ा दूंगा। इसमें 26 सदस्य हैं जिनके नाम आपको रटने हैं। नौकरशाही, नगर प्रशासन इसको पढ़ना है। राजस्व प्रशासन पढ़ना है। नगर प्रशासन हो गया, राजस्व प्रशासन हो गया, सैन्य न्याय प्रशासन, न्याय व्यवस्था को हम आपको पढ़ा चुके हैं। 2 प्रकार के कोर्ट हुआ करते थे यहाँ पर, न्याय व्यवस्था हो गया। और क्या इसमें देखना है, गुप्तचर व्यवस्था, और देखना है गुप्तचर व्यवस्था। कितने पॉइंट हो गए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट हो गए। इनको मित्रों देखना है और हल्के हल्के में हम पढ़ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे यदि हम बात करें मित्रों, किसमें देखो केंद्र पता हो गया, केंद्र प्रांत में बट सारे मिल जाएंगे, मंडल में आपको मिल जाएंगे। आगे हम बात करें स्थानीय, तो स्थानीय में ये 800 ग्रामों का समूह होता था। 800 ग्रामों का समूह, 800 ग्रामों का समूह होता था स्थानीय। द्रवणमुख की बात करें तो ये 400 ग्रामों का समूह होता था। 400 ग्रामों का समूह होता था। 400 ग्रामों का समूह होता था। 800 ग्रामों का समूह स्थानीय हो गया, द्रवणमुख 400 ग्रामों का समूह हो गया। फिर संग्रहण की बात कर लें मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 10 ग्रामों का समूह हुआ करता था। संग्रहण 10 ग्रामों का समूह। 10 सार्वत्रिक, ये संग्रहण, सार्वत्रिक नहीं संग्रहण, ये 10 ग्रामों का समूह हुआ करता था। सार्वत्रिक ये 20 ग्रामों का समूह, 20 ग्रामों का समूह। ग्राम का मतलब मित्रों गांव से है, वो किलोग्राम वाला नहीं है। इसके बाद क्या बचा, इसके बाद बचता है संग्रहण हो गया 10 गांवों का समूह, सार्वत्रिक 20 गांवों का समूह, द्रवणमुख 400 और स्थानीय 10 गांवों का समूह हो गया। बचा ग्राम। इसके मुखिया को बोलते थे ग्रामणी। ग्रामणी इसके मुखिया को बोलते थे, हम पहले आपको बता चुके हैं एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या है, ग्राम वृद्धा परिषद इसमें हुआ करती थी। ग्राम वृद्धा परिषद हुआ करती थी, एक पॉइंट ये, ग्रामणी ग्राम वृद्धा परिषद हुआ करती थी। तो ये प्रशासन में है देखना। अब मित्रों ये जो विस्तार से है होने वाला है, मैं इसको देख लेता हूँ। चलिए क्या देखते हैं, राजा को देख लेते हैं। आप मेरे साथ को नोट कर लेंगे। राजा को बहुत महत्वपूर्ण है, खूब पूछा जाता है। मौर्य प्रशासन में राजा को पढ़ते हैं मित्रों। चलिए मौर्य प्रशासन में राजा की बात करें तो राजा के बारे में कौन बात करता है, बृहद। तो राजा के बारे में मित्रों चाणक्य या अर्थशास्त्र बात करता है। तो देखिए जो राजा हुआ करता था समस्त व्यवस्था का केंद्र हुआ करता था। समस्त व्यवस्था का केंद्र हुआ करता था, एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। राजा समस्त व्यवस्था का केंद्र हुआ करता था। जैसे 3 हैं, जैसे आज मंत्रिपरिषद है, उस कार्यपालिका है, विधायिका है, उस तरीके से। जैसे हो गया न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। मित्रों इन सबका जो अध्यक्ष है वो कौन है, राजा है। जो केंद्र है कौन है, राजा है। ये बात इसमें बताने की बात कही गई है। एक पॉइंट और, मेगास्थनीज के अनुसार अर्थात इंडिका के अनुसार राजा जो है वो महिला अंगरक्षकों से घिरा रहता था। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे कि मौर्य प्रशासन में मेगास्थनीज ने कहा है कि राजा महिला अंगरक्षकों से घिरा रहता था। फिलहाल ये बात बहुत सही नहीं है, लेकिन जिसका जैसे उसको लगा वैसे उसने बोल दिया। तो राजा जो है महिला अंगरक्षकों से घिरा रहता था, एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। और दैवी उत्पत्ति, यहाँ पर अभी ये मान्यता नहीं है कि राजा में दैवी उत्पत्ति हो, कि ये भी दैवी उत्पत्ति राजा की मानी नहीं। अभी यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि राजा में दैवी शक्तियाँ होती हैं, दैवी उत्पत्ति राजा में होती है, ऐसी मान्यता यहाँ नहीं है। फिर भी राजा देवानाम प्रिय की उपाधि मतलब अशोक और दशरथ जैसे लोग ग्रहण करते हैं। तो दैवी उत्पत्ति की मान्यता मौर्य साम्राज्य में नहीं है। राजा प्रजापालक था, राजा प्रजापालक के रूप में था, इसलिए उसने कहा कि समस्त प्रजा हमारी संतान है। या फिर राजा और प्रजा के बीच में पिता पुत्र का संबंध होता था, जिसको हम बोलते थे पैतृक निरंकुश राजतंत्र। तो राजा प्रजापालक का संबंध हुआ करता था मौर्य प्रशासन में, नोट कर लेंगे।
अब ये राजा हो गया, इसमें कार्य भी होते थे, कुछ कार्य देख लीजिए राजा के क्या हैं। तो ये अमात्यों की नियुक्त करता था, किसकी? अमात्यों की नियुक्ति करता था और उनको पदच्युत भी किया जाता था। अमात्यों की नियुक्त करता था, पदच्युत करता था। और सेना को देखता था, ये सेना को देखता था, एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे, सेना को भाई देखता था। कौन? राजा सेना को देखता था। जो राजा के कार्य हैं वो 8-8 घंटों में यहाँ अर्थशास्त्र के अनुसार बटे हुए हैं, एक पॉइंट है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यहाँ पर गुप्तचरों की पहुँच थी, गुप्तचरों की पहुँच राजा तक सीधा थी। वो राजा किसी भी स्थिति में हो, कहीं पर हो, आराम कर रहा हो, या हरम में हो, या खाने पर हो, या युद्ध में हो, शिकार खेल में हो, तो गुप्तचर वहाँ पर डायरेक्ट पहुँच सकते थे। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर थी। अर्थशास्त्र ये जानकारी हमें मिलती है मित्रों, तो नोट कर लेंगे। यहाँ पर जो अमात्य हैं उनकी जो नियुक्त करता था राजा, तो उपधा परीक्षण के द्वारा करता था। ये भी मित्रों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप नोट कर लेंगे और देख सकते हैं। बात करें आधुनिक जैसे कैबिनेट है उस तरीके से तब भी यहाँ पर राजा थे, मतलब जैसे मंत्रिपरिषद आज है तब भी वैसे मंत्रिपरिषद यहाँ पर भी थे। चलिए, तो जो मंत्री हैं या अमात्य हैं वो उपधा परीक्षण के द्वारा नियुक्त होती थी। इनकी सैलरी अमात्यों की, उपधा परीक्षण के द्वारा अमात्यों की नियुक्त होती थी। इनकी सैलरी 48,000 रुपये वार्षिक पर थी। ये भी पॉइंट नोट कर लेंगे। और जो अमात्य थे ये उच्च कुल के लोग हुआ करते थे, एक पॉइंट ये है। चरित्रवान होते थे, चरित्रवान, भ्रष्टाचारी ना हो। यदि इसी को उपधा परीक्षण कहते थे कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है, उनका व्यक्तित्व सुंदर हो, ये भी है, व्यक्तित्व सुंदर हो, लालची ना हो, और इस तरीके से लोग, और अपराधी ना हो, उन सब का उपधा परीक्षण किया जाता था। तब अमात्य या सेना में नियुक्ति मिलती थी। और जो उच्च कुल के लोग थे या उच्च पदों पर जाते थे, 48,000 वार्षिक पर इनको वेतन मिलता था। ये भी पॉइंट नोट करने योग्य है कि मौर्य साम्राज्य में सेना में जो नियुक्त होती थी वो कैसे होती थी, तो उपधा परीक्षण के द्वारा होती थी। मित्रों आप नोट कर लेंगे। चलिए अब देखिए मंत्रिपरिषद पूछी जाती है, बस थोड़ा और बचा है, ये आपको मैं बता दूं। मंत्रिपरिषद, मौर्य काल की मंत्रिपरिषद, मौर्य काल में मंत्रिपरिषद की यदि हम बात करें तो मित्रों इसके अंतर्गत 18 तीर्थ आते थे। तीर्थ का मतलब है 18 विभाग आते थे मंत्रिपरिषद में। यही जानना बहुत महत्वपूर्ण है, खूब पूछे जाते हैं मित्रों। तो सबसे अच्छी बात है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में मंत्रिपरिषद कहा गया है, मंत्रिपरिषद ही कहा गया है, मंत्रिपरिषद कहा गया है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे कि अर्थशास्त्र में मंत्रिपरिषद को मंत्रिपरिषद ही कहा गया है। तब आप सोच रहे हैं कहीं और भी कहा गया है? हाँ, अशोक के अभिलेखों में परिसा कहा गया है। मंत्रिपरिषद को अशोक के अभिलेखों में परिसा कहा गया है, परिसा। एक पॉइंट नोट कर लेंगे, परिसा या पालिसा कहा गया। अशोक के अभिलेखों में परिसा या पालिसा कहा गया है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। मेगास्थनीज की इंडिका में मंत्रिपरिषद को मेगास्थनीज की इंडिका में क्या कहा गया है? तो सोनेड्राई कहा गया है, सोनेड्राई कहा गया है। क्या कहा गया है? सोनेड्राई कहा गया है। मेगास्थनीज की इंडिका में मंत्रिपरिषद को सोनेड्राई कहा गया है। एक पॉइंट मित्रों ये आप नोट कर लेंगे, खूब पूछा जाता है। और इनका जो वेतन हुआ करता था मित्रों, इनका वेतन जो हुआ करता था तीर्थों का, तो 10,000 रुपये वार्षिक पण होता था। 10,000 रुपये वार्षिक पण होता था। एक ये पॉइंट आप नोट करेंगे, उच्च श्रेणियों के लोग ये थे। तो अब मैं कुछ इनके
नाम बता देता हूँ। मैंने 18 विभाग बताए, 18 विभाग और उनके अध्यक्ष नाम बताऊंगा, आप नोट करते रहिए मित्रों मेरे साथ, और ताकि आपको दिक्कत ना हो। और जितना भी उठा के आप देखेंगे उसमें सारे नाम आपको ये मिलेंगे। कौन है? जैसे प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, बस देख लीजिए आप। तो चंद्रगुप्त के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था। एक पॉइंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। ठीक। बिंदुसार के समय में कौन था? बिंदुसार के समय में कौन था? तो बिंदुसार के समय में भी चाणक्य था। बिंदुसार के समय में भी चाणक्य था। बाद में जब चाणक्य खत्म हो जाता है तो खल्लावट आता है, खल्लाटक आता है। जब चंद्रगुप्त एक्सपायर हो जाएंगे तो खल्लाटक आएगा बिंदुसार के समय में। फिर अशोक की यदि हम बात करें कि अशोक के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो राधागुप्त था। कौन था? राधागुप्त। ये मित्रों दो महत्वपूर्ण हैं जो कभी कभार पूछ ले जाते हैं, क्योंकि ये तो आप जानते ही चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री था, लेकिन बिंदुसार अशोक के समय में कौन था? तो बिंदुसार के समय में चाणक्य था। चाणक्य जब एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी जगह पर खल्लाटक आते हैं, और अशोक के समय पे जो राधागुप्त हैं वो इसके प्रधानमंत्री थे। ये पॉइंट नोट कर लेंगे। नंबर 2, उत्तराधिकारी। देखिए जो 18 तीर्थ उनकी बात कर रहा हूँ, उत्तराधिकारी ये कौन होता था? युवराज। उत्तराधिकारी युवराज हुआ करता था। जो पद है वो युवराज का है, युवराज। तो युवराज का मतलब उत्तराधिकारी राजा का। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे मित्रों, पूछा जाता है। मैं धीरे धीरे से नोट करूंगा और मेरे साथ आप भी नोट करते रहें। ये खूब पूछे जाते हैं। आप घटना चक्र उठा के देखिए उसमें कितने नाम आपको मिलते हैं जो यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी में खूब पूछे गए हैं। चलिए मित्रों, समाहर्ता की बात करता हूँ। ये समाहर्ता भी पद हुआ करता था। इसकी बात करूँ तो ये राजस्व विभाग इसके पास था। राजस्व विभाग इसके पास था। राजस्व विभाग का अधिकारी है समाहर्ता। एक पॉइंट ये। वार्षिक बजट तैयार करता था। वार्षिक बजट तैयार करता था। और इसके समय में जो वर्ष था, एक वर्ष, उसमें 354 दिन थे। एक वर्ष में 354 दिन था। उनका ये ब्यौरा तैयार करता है 354 दिन का। तो ये भी पॉइंट मिला कि मौर्य काल में जो वर्ष हुआ करता था 354 दिन का हुआ करता था, और उसी का वार्षिक बजट तैयार करता था समाहर्ता। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। इसका जुलाई से ये प्रारंभ होता था। कब? जुलाई से, या जिसको हम आषाढ़ का महीना बोलते हैं, वहाँ से ये स्टार्ट होता है बजट मौर्य साम्राज्य में। और मुख्य कार्य क्या था? कर वसूलना मुख्य कार्य था, कर वसूलना। इतना पॉइंट नोट कर लेंगे कि समाहर्ता राजस्व विभाग का अधिकारी, वार्षिक बजट तैयार करना। उसके समय में समाहर्ता जो वार्षिक बजट 354 दिन का ये तैयार करता था, अर्थात 354 दिन एक साल में हुआ करते थे मौर्य प्रशासन में। जुलाई या आषाढ़ के महीने में ये प्रारंभ होता था बजट। कर वसूलना मुख्य कार्य था समाहर्ता का। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे मित्रों। आइए आगे देख लेता हूँ। नंबर 4, सन्निधाता। नंबर 4, सन्निधाता नंबर 4 की बात करें तो सन्निधाता क्या था? तो कोषाध्यक्ष। क्या था? कोषाध्यक्ष था। सन्निधाता कोषाध्यक्ष था। नंबर 5 नोट करते रहिए मित्रों, प्रदेष्टा। नंबर 5 प्रदेष्टा, फौजदारी न्यायालय का प्रधान। फौजदारी न्यायालय का प्रधान था प्रदेष्टा। नंबर 6 नोट कर लेंगे, व्यवहारिक पद का काम क्या था? तो ये दीवानी न्यायालय देखता था। दीवानी न्यायालय का
प्रमुख, प्रमुख कहें प्रधान कहें बात एक ही है। नंबर 7 देखते हैं कर्मांतिक। कर्मांतिक नंबर 7 में कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रमुख था। ये उद्योग धंधों का प्रमुख था, कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रमुख था। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। नंबर 8 अंतपाल। अंतपाल नंबर 8 अंतपाल की बात करें तो सीमावर्ती दुर्गों का प्रमुख था। ये सीमावर्ती दुर्गों का प्रमुख, सीमावर्ती दुर्गों का प्रमुख था कौन? अंतपाल। ये देख लेंगे। नंबर 9 देख लेता हूँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो नंबर 9 ये भी दुर्गपाल था। दुर्गपाल, तो ये सीमावर्ती दुर्गों का प्रमुख था अंतपाल, और ये दुर्गपाल जो है ये आंतरिक दुर्गों का प्रमुख है। ये आंतरिक दुर्गों का प्रमुख, ये आंतरिक दुर्गों का प्रमुख था कौन? दुर्गपाल। नंबर 10 की बात कर लेता हूं मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण नंबर 10 पूछा जाता है। तो ये आटविक था, आटविक नाम से परिचित होंगे। आटविक, आटविक एक पद था। इसका कार्य क्या था मित्रों? जंगलों का प्रमुख था। ये जंगलों का प्रमुख था, आटविक जंगलों का प्रमुख था। तो अब आगे चर्चा कर लेता हूँ 11 नंबर पर। ये क्या था? अंतर्वसिक था। क्या था? अंतर्वसिक। हाँ, अंतर्वसिक, ये अंतर्वसिक था। ये अंगरक्षक का प्रमुख था। ये अंगरक्षकों का प्रमुख, अंगरक्षकों का प्रमुख, अंगरक्षकों का प्रमुख था कौन? अंतर्वसिक। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे मित्रों। द्वारिक 12 नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब 12 नंबर देख लेता हूं। द्वारिक बहुत महत्वपूर्ण नाम है मित्रों, ये सारे पूछे जाते हैं, आप उठा के तो देखिए अच्छा पेपर कोई। द्वारिक, हाँ द्वारिक की चर्चा करता हूं। द्वारिक की चर्चा करूं तो मित्रों ये राजमहल की सुरक्षा का प्रमुख था। क्या? राजमहल सुरक्षा का प्रमुख। द्वारिक की बात करें तो राजमहल सुरक्षा का प्रमुख था। 13 नंबर की बात करता हूं, बहुत महत्वपूर्ण मित्रों है 13 नंबर। प्रशास्ता, प्रशास्ता ये सरकारी कागजों का प्रमुख था। सरकारी कागजों का प्रमुख था। सरकारी कागजों का प्रमुख था, या दिशा निर्देश जारी करता था। दिशा निर्देश जारी करता था। दिशा निर्देश जारी करता था। एक पॉइंट ये है मित्रों बहुत महत्वपूर्ण। 14 नंबर देखता हूं तो ये नायक। 14 नंबर क्या है? नायक। 14 नंबर नायक है। तो सेना का संचालन करता था। ये सेना का संचालन करता था, सेना नायक, बहुत महत्वपूर्ण है नाम। 15 नंबर देख लेता हूं। 15 नंबर ये दंडपाल। दंडपाल ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं इसमें। सेना की प्रमुख सामग्री की व्यवस्था करता था। सेना की प्रमुख सामग्री की व्यवस्था करता था। सेना की प्रमुख सामग्री की व्यवस्था करता था। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, आप नोट कर लेंगे। 16 नंबर देखता हूं मित्रों। तो 16 नंबर की बात करें तो नागरक। हाँ, एक नाम है नागरक। नगर का प्रमुख नाम से ही परिचित होगा। नगर का प्रमुख था नागरक। 17 नंबर की बात करता हूं। 17 नंबर तो ये क्या था? सेनापति बहुत महत्वपूर्ण नाम है। सेनापति, सेना का प्रमुख। कहाँ का प्रमुख? सेना का प्रमुख कहा जाता था। यदि आगे बात करें मंत्रिपरिषदाध्यक्ष,
मंत्री परिषदाध्यक्ष। इसकी बात करें तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष, कहाँ, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। मित्रों, जिस तरीके से हम लोगों ने मंत्रिपरिषद में 18 विभाग पढ़े हैं, मंत्रिपरिषद में 18 विभाग पढ़े हैं, उसी तरीके से विस्तृत नौकरशाही में 26 नाम हैं। तो उनको मित्रों ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोग कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, वरना ये जो मैंने 18 नाम लिखाए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। तो आज का वीडियो मित्रों आपको कैसा लगा, इससे आपको कितना सीखने को मिला और कितना आपको नया लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।